रिसेंटली एक ट्रक का चालान भरना था। तो ओनर ने ऑनलाइन पोर्टल में टाइमली फाइन भरा नहीं, जिस वजह से पोर्टल एक्सपायर हो गया और केस कोर्ट पहुंच गया। अब कोर्ट मतलब यहाँ पर लोक अदालत, जहाँ 500 रुपीज का फाइन देने के लिए ना सिर्फ 50 रुपए देने पड़े और केस क्लोज्ड। तो इसके बाद रिसेंटली मैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर रही थी इस बारे में और क्या पता चला। 2022 से 23 के सेशन से 2024 से 25 के बीच में, यानी कि लगभग 2 सालों में 23 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा केसेस अलग अलग लोक अदालत में रिजॉल्व हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोक अदालत की पूरी जानकारी देंगे और 1987 से 2025 तक के सफर को तय करेंगे। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। तो ये टॉपिक करंट अफेयर्स के पर्सपेक्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले लॉ एंट्रेंसेस के लिए, जैसे कि एमएचसीटी, सीयूईटी, एक्सलैट एक्सेट्रा। तो ध्यान से सुनना और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप एज अ लॉयर कैसे लोक अदालत का यूज कर सकते हैं अपने करियर में। साथ में इस वीडियो में कई सारे केस लॉज को भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोक अदालत का मतलब क्या है। इसका मतलब है पीपल्स कोर्ट। ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, भले इसका कॉम्पोजिशन, जुरिस्डिक्शन, पावर्स आदि जो चीजें हैं ना वो थोड़ी नहीं है, जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये लोक अदालत का पूरा कॉन्सेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ। तो एट प्रेजेंट जो सिस्टम एग्जिस्टेंस में है उसका डेवलपमेंट मेडिवल एज से शुरू हुआ था। एंशिएंट इंडिया में पूगा, जिसे गाना भी कहते हैं, वो किसी भी एक पर्टिकुलर जगह में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते थे। पूगा ग्रुप ऑफ पीपल को कहते थे जो मिलकर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते थे। इसके बाद मेडिवल एज में इस्लाम धर्म जब भारतवर्ष में आ पहुंचा, तब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई भी कोडिफाइड प्रोसीडियर नहीं था। तब किसी भी गांव में जो विलेजेस के हेड हुआ करते थे वो डिस्प्यूट्स को फ्रेंडली तरीके से रिजॉल्व करने लगे, एमिकेबल सेटलमेंट। ये एक कस्टमरी प्रैक्टिस बन गया, जहां किसी भी डिस्प्यूट को गांव के पंचायत को रेफर किया जाता था, जिसमें गांव के हेड और साथ में और कई वहां के बुजुर्ग लोग हुआ करते थे। ये लोग आपस में बातचीत करके मैटर्स को सुलझाते थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स के आने से मद्रास कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस एस्टैब्लिश हुआ, जहां डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना शुरू हुआ। अब ये लोक अदालत बड़े ही ना काम की चीज है, लेकिन ऐसा क्यों? पहली बात तो ये है कि ये एक इनफॉर्मल मेथड है, जिस वजह से कोई भी डिस्प्यूट इनफॉर्मल तरीके से बहुत जल्दी सुलझ सकता है। नंबर 2, ये फ्री है। जी हाँ, जहां एक तरफ लिटिगेशन का काफी खर्चा आता है, ये एक फ्री मैकेनिज्म है और हर आदमी इसको अवेल कर सकता है। नंबर 3, जो भी लोग लोक अदालत में आते हैं वो अपने मर्जी से वहां पार्टिसिपेट करते हैं। और नंबर 4, इसमें कई अलग अलग तरीके के केसेस रिजॉल्व होते हैं, जैसे सिविल डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स, यहाँ तक कि कोई भी कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस भी यहाँ रिजॉल्व हो सकता है। 2014 में मध्य प्रदेश लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस प्रतीक जैन एंड अनदर, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हुए कहा था कि एक्सपीरियंस बताता है कि लोक अदालत से ना ही ह्यूज नंबर ऑफ केसेस सेटल हुए हैं, बल्कि इस सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। उसमें स्पीडी डिस्पोजल तो है ही, ऊपर से पूरा का पूरा सिस्टम फ्री है। मेन स्ट्रीम कोर्ट में केसेस जमा नहीं होते और पार्टीज के बीच भी अच्छा संबंध बना रहता है। अब इतने फायदे वाला ये सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे हुआ? तो 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के जरिए पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था
और जस्टिस रामास्वामी ने बखूबी इसके ऑब्जेक्ट को डिफाइन भी किया था और कहा था कि इससे ना सिर्फ लिटिगेशन का बर्डन कम होगा बल्कि खर्चा बचेगा, समय बचेगा, विटनेसेस के लिए भी आसान रहेगा, ओवरऑल केस के दोनों ही पक्ष के लिए ये लाभदायी होगा। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज डी लोक अदालत को डिफाइन करता है और इसमें बोला गया है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो सर्टेन इंटरवल्स में बैठेगा और स्टेट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट का लीगल सर्विसेज कमिटी या किसी भी हाई कोर्ट या तालुका का लीगल सर्विस कमिटी बताएगा कि क्या जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करना है। उसके बाद कोई भी सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज या कोई और क्वालिफाइड पर्सन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे। अब लोक अदालत दो तरह के होते हैं। पहला है परमानेंट लोक अदालत जिसे एलएस एक्ट के सेक्शन 22B सबसेक्शन 1 के अंडर एस्टैब्लिश किया जाता है। इनमें मेनली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को सुलझाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आखिर क्या है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट, पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, पावर सप्लाई, वाटर या लाइट सप्लाई, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बैंकिंग, नरेगाज, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग या रियल एस्टेट, ये सब आता है। इसके अलावा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है वो भी इसमें शामिल है। अब इसके कॉम्पोजिशन को जान लेते हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में ना एमसीक्यूज में यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें एक चेयरमैन होगा जो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं या उससे हायर रैंक के जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं और उनके साथ में दो और ऐसे लोग होंगे जिनका पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में काफी एक्सपीरियंस है और उनको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इसका मेन फंडा ये है कि जहां पार्टीज आपस में किसी एग्रीमेंट में नहीं पहुंच पाती है तब परमानेंट लोक अदालत उन मैटर्स को रिजॉल्व करेगी, लेकिन डिस्प्यूट किसी ऑफेंस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी केस यहां पर शुरू कैसे होता है। तो यहां ज्यादा कुछ नहीं करना होता, पार्टीज खुद ही अप्लाई करते हैं प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के लोक अदालत में और फिर डिस्कशंस होती है। लेकिन अगर ऐसे डिस्प्यूट को ले जाया गया जिसके रिगार्डिंग केस पहले ही चल रहा है कोर्ट में, तब सीपीसी के अनुसार अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सेटलमेंट का चांस है तब कोर्ट सेटलमेंट के टर्म्स को डिटरमाइन करेगी और फिर उसको आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन आदि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सिस्टम है उनके लिए रेफर करेगी। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के लोक अदालत होता है वो है नेशनल लोक अदालत। इसमें क्या होगा कि एक ही दिन में पूरे देश में अलग अलग जगह पर लोक अदालत का सीटिंग कंडक्ट किया जाएगा और वो जुडिशियरी के हर लेवल पर होगा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और एक ही दिन में ढेरों केसेस रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसमें भी एक सर्विंग या रिटायर्ड जज होंगे और दो अलग मेंबर्स होंगे जो डिस्प्यूट्स को सेटल करने की कोशिश करेंगे। अब अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है तो अवार्ड की बात आती है, यानी कि डिसीजन। हम ना सिर्फ जुडिशियरी के डिसीजंस को डिक्री या जजमेंट कहते हैं, इसके अलावा क्वासी जुडिशियरी के डिसीजंस को अवार्ड बोला जाता है। तो लोक अदालत का जो भी अवार्ड होगा वो सिविल कोर्ट के डिक्री जैसा होगा। उसमें डिस्प्यूट के सभी पार्टीज के सिग्नेचर्स होंगे और पैनल का भी उसमें सिग्नेचर होगा। इस अवार्ड को जुडिशियल रिकॉर्ड का ही पार्ट माना जाएगा। ये अवार्ड रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश में हो सकता है। इस अवार्ड का सर्टिफाइड कॉपी भी पार्टीज को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस अवार्ड के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं किया जा सकता और अगर लोक अदालत में कोई भी मैटर पेंडिंग है तो अगर उसके लिए पहले से कोई भी कोर्ट में कोर्ट फीस पे किया जा चुका है तो उसे पार्टीज को रिटर्न किया जाता है।
पीटी थॉमस वर्सेस थॉमस जॉब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोक अदालत जो भी अवार्ड देगी वो पार्टीज के सहमति से होगा और इसलिए इस अवार्ड को दोबारा से रिकंसिडर या रिव्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो हमेशा फाइनल होगा। अब लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। तो कोई भी केस जो कोर्ट में पेंडिंग है या फिर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में तो आती है लेकिन उसका केस फाइल नहीं किया गया है, उनको लोक अदालत में लेके जाया जा सकता है। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि लोक अदालत लॉयर्स के काम में कैसे आ सकता है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा क्लाइंट आया है जो लिटिगेशन कॉस्ट बेयर नहीं कर सकता, तो आप उससे एक सिंपल सा थोड़ा सा कंसल्टेशन फीस लेकर उसको प्रॉपर गाइडेंस देते हुए और मैकेनिज्म को पूरा समझाते हुए उनको लोक अदालत को रेफर कर सकते हैं, या कई बार आप उनको पर्सनली भी लोक अदालत में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उनके गुड फ्रेंड या शुभ चिंतक के तौर पे, ना कि एज एन एडवोकेट। और अगर आप सेटलमेंट करवाने में सक्षम हुए तो आपके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।